ओके स्टूडेंट्स, क्लास 12th आरबीएसई हिंदी मीडियम। आज हम बात करेंगे, आज हम डिस्कस करेंगे दो अदिशों यानी दो सदिशों के अदिश गुणनफल के बारे में। यानी जब दो सदिशों का हम गुणनफल करते हैं तो एक अदिश मिलता है। ठीक है, ये कौन सा गुणनफल होता है? इसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, इसे हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट, यानी इसको नाम दिया गया है डॉट प्रोडक्ट बिंदु गुणनफल। दो सदिशों का बिंदु गुणनफल और जो राशि प्राप्त होती है, जो क्वांटिटी हमें मिलती है, वो एक अदिश राशि होती है। ठीक है, अब इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं यानी कैसे डिफाइन करते हैं? तो इसको हम डिफाइन करते हैं, देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर दो अशून्य सदिश राशियां हैं, सदिश राशियां हैं। ठीक है, मतलब अशून्य होनी चाहिए। ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों कैसे होने चाहिए? अशून्य सदिश होने चाहिए, शून्य नहीं होने चाहिए, क्योंकि जब शून्य होंगे तो उनके बीच में कोण परिभाषित नहीं होगा। कोण जब परिभाषित नहीं होगा यानी जब एंगल डिफाइंड नहीं होगा तो फिर हम जो है उनका डॉट प्रोडक्ट भी डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो अशून्य सदिश राशियां होनी चाहिए। और कैसे परिभाषित होता है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और ये बराबर होता है ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक cos थीटा। ठीक है, ए वेक्टर का मापांक बी वेक्टर का मापांक और cos थीटा के ये बराबर होता है। तो इस तरह से हम परिभाषित करते हैं दो सदिशों के बीच गुणनफल, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो राशि प्राप्त होती है ये एक अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? अदिश राशि। ठीक है, इसमें दिशा नहीं होती और साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पे गुणनफल के रूप में हमने बिंदु लिया है, इसलिए हम इसे बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। ठीक है, तो बिंदु गुणनफल और अदिश गुणनफल एक ही बात होती है। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि इसका ज्यामितीय जो है निरूपण कैसे हम कर सकते हैं, इसको हम कैसे ज्यामितीय रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो देखो ये एक वेक्टर है, ठीक है, ओ ए वेक्टर बोल सकते हैं इसको, ओ ए, ये ए वेक्टर है और ये एक और वेक्टर है बी वेक्टर यानी ओ बी। ओ बी की दिशा में बी वेक्टर, ओ ए की दिशा में ए वेक्टर। ठीक है, और इनके बीच का जो कोण है, इनके बीच का कोण जो है ये थीटा है। इनके बीच का कोण क्या होता है? थीटा। अब क्या है कि ये बिंदु ये जो वेक्टर है आपका जो सदिश है बी, यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर डालें इसके ऊपर, इस ओ ए के ऊपर, ठीक है, अगर ये हमने एक लंब डाल दिया है आंसर बिंदु बी से ओ ए सदिश के ऊपर, ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक की जो राशि होगी, देखो ये आधार होती है, क्या होती है? आधार। तो इसको हम बोलेंगे, ये जो राशि प्राप्त होगी हमें, ये राशि इसको हम बोलेंगे बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और साथ में cos थीटा। ठीक है, ये राशि प्राप्त होती है बी वेक्टर cos थीटा। ठीक है, और ये है ए वेक्टर, ये क्या है? ए वेक्टर। और अगर हम वैसे देखें तो ये मैग्नीट्यूड ए है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो इसको हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ए वेक्टर बी cos थीटा। इसको हमने अलग कर दिया, बी cos थीटा। इस बी cos थीटा को, ये बी cos थीटा जो है जो ओ एम के बराबर है, इसके बराबर है ओ एम के बराबर, ओ एम की जो बराबर है, इसको हम बोलते हैं क्या? इसको हम बोलते हैं बी वेक्टर का प्रक्षेप। बी वेक्टर का प्रक्षेप किसके ऊपर? ए वेक्टर के ऊपर। यानी ये बोला जाता है ए वेक्टर के साथ बी वेक्टर का ए वेक्टर पर प्रक्षेप। प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, चाहे इसको हम और हिंदी में बोलेंगे इसको प्रक्षेप। ठीक है, तो अब क्या कह सकते हैं हम? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर, या फिर हम इसका अगर हम थोड़ा इसको पलट दें का मतलब अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस बिंदु से, ए बिंदु से, इसके ऊपर, इस बी वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऐसे। ठीक है, तो जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो क्वांटिटी आएगी ओ एन, ये जो है ओ एन, मान लीजिए
n पे परपेंडिकुलर है, लंब किस पे मिलता है, n पर, तो ये लंब क्या होगा, ये लंब होगा a वेक्टर cos थीटा, ठीक है, a वेक्टर cos थीटा। तो इसको हम थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर b वेक्टर और साथ में लिख सकते हैं a वेक्टर cos थीटा, यानी b वेक्टर a वेक्टर cos थीटा। अब हमने इसको क्या बोलना है, a वेक्टर cos थीटा को, ये इस a वेक्टर का इस b वेक्टर पर प्रक्षेप है, a वेक्टर का b वेक्टर के ऊपर प्रक्षेप है, तो यहाँ लिखेंगे a वेक्टर का b वेक्टर पर प्रक्षेप, ठीक है। तो ये a वेक्टर डॉट b वेक्टर है, यानी जो दो a वेक्टर b वेक्टर मतलब दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वो क्या होता है, ज्योमितीय रूप में क्या होता है, ज्योमितीय रूप में होता है a वेक्टर का गुणा, मतलब एक वेक्टर का क्या मैग्नीट्यूड मापांक और दूसरे वेक्टर का पहले वेक्टर पर प्रक्षेप, या फिर b वेक्टर का मापांक और a वेक्टर का b वेक्टर के ऊपर प्रक्षेप। ये इसका ज्योमितीय विवेचन होता है। किसका ज्योमितीय विवेचन है, ये दो सदिशों के अदिश गुणनफल का, ठीक है, दो सदिशों के अदिश गुणनफल का ज्योमितीय विवेचन है। अब इससे हम सूत्र प्राप्त कर सकते हैं, इससे क्या सूत्र प्राप्त करेंगे भाई, b वेक्टर का a वेक्टर पर प्रक्षेप क्या होता है, ठीक है। यहाँ से इस समीकरण से लिख सकते हैं b वेक्टर का a वेक्टर पर प्रक्षेप क्या होता है, a वेक्टर डॉट b वेक्टर और इसको भाग दे देंगे a वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, ठीक है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो कैसे लिख सकते हैं भाई, ये है आपका a वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड a वेक्टर, यानी ये इकाई सदिश हो गया, किसका इकाई सदिश हो गया, a वेक्टर का। तो a वेक्टर का इकाई सदिश और इसको गुणा किया है b वेक्टर से, तो b वेक्टर डॉट a कैप ऐसे लिख सकते हैं। या फिर दूसरा अगर हम तरीका लिखें तो a वेक्टर का इस समीकरण से लिख सकते हैं a वेक्टर का b वेक्टर पर प्रक्षेप क्या होगा, इसका प्रक्षेप होगा आपका, देखो यहाँ से a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इसको हमने भाग दे दिया किससे, b वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, यानी a वेक्टर डॉट b कैप, यानी b का इकाई सदिश और a सदिश का अदिश गुणनफल, ठीक है। तो इस तरह से हम b वेक्टर का a वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात कर सकते हैं, a वेक्टर का b वेक्टर पर प्रक्षेप ज्ञात किया जा सकता है, और इसे हम कहते हैं ज्योमितीय विवेचना, किसकी, अदिश गुणनफल की, ठीक है। अदिश दो अशून्य सदिशों के अदिश गुणनफल की ज्योमितीय विवेचना, या वास्तव में क्या होता है अदिश गुणनफल, वास्तव में अदिश गुणनफल क्या होता है, प्रक्षेप होता है, ठीक है। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के ऊपर प्रक्षेप, a वेक्टर का b वेक्टर के ऊपर प्रक्षेप हो सकता है, या b वेक्टर का a वेक्टर के ऊपर प्रक्षेप हो सकता है। अब हम बात करेंगे इसके कुछ गुणधर्मों की, ठीक है। अदिश गुणनफल, दो सदिशों के अदिश गुणनफल के गुणधर्मों की हम बात करेंगे, यानी पहले तो कुछ इसके महत्वपूर्ण जो सूत्र बनते हैं या तथ्य हैं, जो इसके तथ्य हैं उनके बारे में बात करते हैं। अदिश गुणनफल के महत्वपूर्ण तथ्य क्या होंगे, देखो महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें सबसे पहले क्या है, सबसे पहले है यदि थीटा बराबर क्या हो, 90 डिग्री, थीटा बराबर क्या हो भाई, 90 डिग्री हो। 90 डिग्री का मतलब हो गया कि दोनों सदिश कैसे हो, लंबवत हो, दोनों सदिश के बीच में एंगल कितना हो, 90 डिग्री, यानी लंबवत हो। तो फिर क्या होगा, देखो cos 90 डिग्री का मान क्या होता है भाई, cos 90 डिग्री बराबर 0 होता है। तो इससे a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर आएगा a का मापांक b का मापांक cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का मान रख देंगे तो आएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर a वेक्टर का मापांक b वेक्टर का मापांक 0 बराबर 0, यानी
यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या आएगा भाई, 0 आएगा। कब आएगा ये, जबकि ए वेक्टर और बी वेक्टर कैसे हो, लंबवत हो। इंप्लाइज दैट लंबवत और लंबवत इंप्लाइज दैट, यानी दोनों तरफ से ये स्टेटमेंट ट्रू होता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0 होगा यदि दोनों सदिश लंबवत हो, और यदि दोनों सदिश लंबवत हैं तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है। अब यदि अगला क्या है, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अदिश का गुणा है, अदिश को हम जो है क्रम बदल सकते हैं, अदिश का क्रम बदल करके लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ठीक है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर होगा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के, ठीक है ना, ये ध्यान रखने वाली बात है। इसके बाद यदि थीटा बराबर क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो थीटा बराबर क्या हो जाता है, 0 या फिर 180 डिग्री, ठीक है। तो cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा भाई, cos 0 बराबर हो जाएगा 1, cos 0 बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, ठीक है। अब ये कब होता है, थीटा बराबर 0, थीटा बराबर 0, यानी अगर हम याद करें ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर तो इससे आएगा मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बराबर हो गया मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ तथ्य थे, ये कुछ तथ्य थे जो कि डॉट प्रोडक्ट से संबंधित थे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, पहले हमारा काम होगा इकाई सदिश जो होते हैं अक्षों की दिशा में, इकाई सदिश अक्षों की दिशा में इकाई सदिश होते हैं आई कैप जे कैप और के कैप। तो अक्षों की दिशा में जो इकाई सदिश होते हैं उन सदिशों का डॉट प्रोडक्ट हम फाइंड करेंगे, ज्ञात करेंगे। उसके बाद हम जो है दो सदिशों के अदिश गुणनफल को उनके कंपोनेंट की फॉर्म में ज्ञात करेंगे, फिर कोण ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा काम है इकाई सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना, ठीक है। इकाई सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना, अदिश गुणनफल ज्ञात करना, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे भाई, देखो इकाई सदिश जैसे आई कैप जे कैप और के कैप, ये क्रमशः एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष की दिशा में इकाई सदिश हैं, इकाई सदिश होते हैं, ठीक है। तो इकाई सदिश हैं तो इनका जो मापांक होगा वो इकाई होगा, मापांक कितना होगा, इकाई। तो अब हम ज्ञात करते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप बराबर क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड आई कैप कॉस थीटा, आई कैप और आई कैप क्योंकि एक ही सदिश की बात कर रहे हैं हम, तो एक ही सदिश के लिए कोण कितना होगा, 0 डिग्री होगा, तो cos 0 डिग्री। तो इससे आएगा आई कैप डॉट आई कैप बराबर 1 गुना 1 गुना 1 बराबर 1, यानी आई कैप और आई कैप का अदिश गुणनफल इकाई होता है, 1 के बराबर होगा। और ऐसे ही हम लिख सकते हैं जे कैप डॉट जे कैप और के कैप डॉट के कैप। जे कैप और जे कैप के बीच भी जब हम अदिश गुणनफल करेंगे तो 1 के बराबर आएगा, ऐसे ही के कैप डॉट के कैप भी 1 के बराबर आएगा। और यदि हम आई कैप डॉट जे कैप ज्ञात करें तो आई का मापांक, जे का मापांक और cos थीटा, इस केस में थीटा क्या होगा, 90 डिग्री,
क्योंकि आई कैप एक्स अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है और जे कैप वाई अक्ष की दिशा में इकाई सदिश है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। तो cos 90 डिग्री, थीटा होगा यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे थीटा होगा 0 डिग्री। तो इससे क्या आएगा भाई, आई कैप डॉट जे कैप बराबर 1 गुना 0 बराबर 0। कह सकते हैं हम कि आई कैप डॉट जे कैप बराबर 0 होता है, ऐसे ही जे कैप डॉट के कैप भी 0 होता है, ऐसे ही के कैप डॉट, इसी तरीके से के कैप डॉट आई कैप भी 0 होगा। तो ये 6 मान हमें याद रखने हैं, ये 6 मान जो है हमें याद रखने हैं इकाई सदिश के अदिश गुणनफल वाले, ठीक है। इनका प्रयोग करते हुए अब हम ज्ञात करेंगे कि इकाई सदिश को हम किस तरह से उनके कंपोनेंट में विभाजित कर सकते हैं, यानी कंपोनेंट की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब हम कंपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे दो सदिशों का अदिश गुणनफल, इसको हम लिखेंगे कंपोनेंट की फॉर्म में, ठीक है। तो खंड रूप में लिखना है इसको, ठीक है। इसको हमें लिखना है दो सदिशों के अदिश गुणनफल को खंड रूप में। तो मान लिया कि माना ए वेक्टर बराबर है a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप और b वेक्टर बराबर है a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप, ठीक है। तो ये आपको दिया हुआ है। अब आप क्या करेंगे, a वेक्टर डॉट b वेक्टर ज्ञात करना है। तो a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 k कैप और इसका डॉट प्रोडक्ट a2 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस c2 k कैप के साथ में क्या आएगा भाई, a1 a2 प्लस, देखो गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो देखो a1 a2 i कैप डॉट i कैप प्लस a1 b2 i कैप डॉट j कैप प्लस a1 c2 i कैप डॉट k कैप प्लस b1 a2 j कैप डॉट i कैप प्लस b1 b2 j कैप डॉट j कैप प्लस b1 c2 j कैप डॉट k कैप एंड तीसरी लाइन में आएगा c1 a1 c1 a2 k कैप डॉट i कैप c1 b2 k कैप डॉट j कैप प्लस c1 c2 k कैप डॉट k कैप, ठीक है। तो इस तरह से इसके 9 कंपोनेंट आएंगे। अब इन 9 कंपोनेंट में अभी हमने थोड़ी देर पहले ही सिद्ध किया था कि i कैप डॉट i कैप का मान, j कैप डॉट j कैप का मान, k कैप डॉट k कैप का मान इकाई के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। बाकी का मान, इसका मान सबका शून्य होता है। तो ये सभी शून्य हो जाएंगे, केवल बचेंगे कौन कौन से, 3 पद बचेंगे, ये वाले 3 पद। तो बचेंगे 3 पद a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। तो ये होगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर, a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर आएगा आपका ये, ठीक है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ठीक है। कंपोनेंट की फॉर्म में है। अब हम फाइंड करते हैं कि एंगल कैसे ज्ञात करेंगे कंपोनेंट की फॉर्म में। तो अब हम ज्ञात करते हैं कोण। तो दो जो सदिश हैं अदिश, दो सदिश जो हैं उनके बीच में कोण क्या है, थीटा। तो cos थीटा बराबर होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर और भाग दे देंगे a वेक्टर के मैग्नीट्यूड और b वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। तो बराबर हो जाएगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और बटे में क्या आएगा, बटे में आएगा मैग्नीट्यूड a वेक्टर। मैग्नीट्यूड a वेक्टर बराबर होता है a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर गुणा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो ये है cos थीटा बराबर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और बटे में आएगा समेशन a1 स्क्वायर गुणा अंडर रूट समेशन a2 स्क्वायर, ठीक है।
करेंगे कोण ज्ञात करना, दो सदिशों के बीच कोण ज्ञात करना, और वो भी किसमें, कंपोनेंट की फॉर्म में। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगला टॉपिक है किसी सदिश का दूसरे सदिश की दिशा में और उसके लंबवत, सदिश की दिशा में और उसके लंबवत घटक ज्ञात करना। अब हम ज्ञात करेंगे सदिश बी वेक्टर का सदिश ए वेक्टर के अनुदिश एवं लंबवत घटक। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो क्या करेंगे, देखो मान लीजिए कि सदिश ए वेक्टर ये है सदिश ए वेक्टर और ये है सदिश बी वेक्टर, इस दिशा में सदिश बी वेक्टर है। यहाँ से हम इस बिंदु से परपेंडिकुलर डाल देंगे इसके ऊपर। ठीक है, इस बिंदु बी से हमने परपेंडिकुलर डाल दिया इसके ऊपर ओ ए के ऊपर, और ये कहाँ पे मिलता है, एम पर। तो बी वेक्टर का ए वेक्टर के अनुदिश घटक जो होगा वो कौन सा हो जाएगा, ओ एम वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ओ एम वेक्टर, और इसके जो लंबवत घटक होगा वो कौन सा होगा, बी एम वेक्टर होगा। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब है कि मान लिया हमने माना ओ ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर और ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। ठीक है, ओ बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर, तो ओ बी वेक्टर बराबर होगा ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर, ओ एम वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर। ओ एम वेक्टर जो होगा ये ए वेक्टर के अनुदिश लंबवत घटक, ए वेक्टर के अनुदिश घटक होगा। ठीक है, तो ये ओ एम वेक्टर जो है ए वेक्टर के अनुदिश घटक होगा, अनुदिश घटक, प्लस एम बी वेक्टर जो है ये ए वेक्टर के लंबवत घटक होगा, और ये किसके घटक है भाई, ये किसके घटक हैं, ओ बी वेक्टर के, यानी ये बी वेक्टर के घटक हैं। ये किसके घटक हैं, बी वेक्टर के। ठीक है, तो अब अनुदिश घटक ज्ञात करना है, ए वेक्टर के अनुदिश घटक, ए वेक्टर के अनुदिश घटक। तो ये ए वेक्टर के जो अनुदिश घटक होगा, यानी इसको हम लिखेंगे ओ एम वेक्टर, क्या लिखेंगे, ओ एम वेक्टर, और ये किसके बराबर होगा, ओ एम ए कैप के बराबर होगा, ओ एम गुणा ए कैप के बराबर। और ओ एम किसके बराबर होगा, देखो भाई ये तो है बी, ये तो बी है, और इनके बीच में कोण कितना है, थीटा, इनके बीच में कोण कितना है, थीटा। तो ओ एम किसके बराबर हो गया, बी का मैग्नीट्यूड, बी का मापांक और cos थीटा के बराबर हो गया। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, बी का मापांक और साथ में क्या हो गया, cos थीटा। ठीक है, और ए कैप, ये ए वेक्टर के अनुदिश घटक है, किसका, बी वेक्टर का, बी वेक्टर का ए वेक्टर के अनुदिश घटक बराबर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर cos थीटा को लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और मैग्नीट्यूड ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, और साथ में क्या है, ए कैप को लिखेंगे ए वेक्टर बटे मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। ठीक है, तो इससे मैग्नीट्यूड बी वेक्टर कैंसिल हो गया, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और साथ में क्या है, ए वेक्टर, और भाग देंगे किससे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, इससे हम भाग देंगे। ठीक है, तो ये होगा आपका बी वेक्टर का ए वेक्टर के अनुदिश घटक। ठीक है, ये अनुदिश घटक हो गया ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर, और भाग दे देंगे मैग्नीट्यूड ए वेक्टर के स्क्वायर से। अब इसके लंबवत घटक क्या होगा, इसके लंबवत घटक कौन सा है, एम बी वेक्टर, कौन सा है, एम बी वेक्टर। ठीक है, तो लंबवत घटक हम ज्ञात करेंगे,
देखो इसको मिटा देते हैं यहां से, लंबवत घटक बी वेक्टर का ए वेक्टर के लंबवत घटक, इस समीकरण का प्रयोग करेंगे, समीकरण संख्या 1 का। तो समीकरण 1 से बी वेक्टर का ए वेक्टर के लंबवत घटक, तो लंबवत घटक क्या हो गया, बी वेक्टर माइनस ये माइनस हो जाएगा बी वेक्टर का ए वेक्टर के अनुदिश घटक, ठीक है। तो बहुत ही आसान हो गया, बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर का ए वेक्टर के अनुदिश घटक, समीकरण संख्या 2, ये यहाँ पे रख देंगे। तो ये आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ए वेक्टर और भाग दे देंगे किससे, ए वेक्टर के मापांक के वर्ग से, ये आपका हो जाएगा बी वेक्टर का ए वेक्टर के लंबवत घटक, ठीक है। तो इस तरह से ये जो हम सवाल मतलब ये जो टॉपिक हमने देखा, ये है आपका दो सदिशों के अदिश गुणनफल से संबंधित, किसी वेक्टर का, किसी एक सदिश का दूसरे सदिश के अनुदिश घटक ज्ञात करना और दूसरे ही सदिश के लंबवत घटक ज्ञात करने से संबंधित, ठीक है। तो अब हम सवाल हल करते हैं, कुछ सवाल हल करते हैं। इसका एक उदाहरण लेते हैं हम। उदाहरण संख्या है आपका उदाहरण संख्या 13। ये इसी गुणनफल से, अदिश गुणनफल से ही संबंधित है। तो उदाहरण संख्या 13 हल करते हैं हम। इस अदिश गुणनफल का पहला उदाहरण है, वैसे उदाहरण संख्या 13 है। उदाहरण संख्या 13 और पेज संख्या क्रमांक संख्या है 338 पर है ये, ठीक है। तो ये आपको प्रदर्शित करना है। प्रदर्शित कीजिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वर्ग ये बराबर होगा ए वेक्टर का वर्ग प्लस 2 गुणा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर के वर्ग के बराबर, ठीक है, पहला भाग। और दूसरा भाग है इसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका अदिश गुणनफल ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ में बराबर होगा ए वेक्टर का वर्ग माइनस बी वेक्टर का वर्ग के, ठीक है। तो ये दो भाग हैं, हमें हल करने हैं एक एक करके। तो पहला भाग देखिए, पहला भाग इसका, पहला भाग ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का होल स्क्वायर है। तो इसका दायां पक्ष ले लीजिए चाहे तो लेफ्ट हैंड साइड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वर्ग बराबर, इसको हम लिखेंगे भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और इसका डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के साथ में, ठीक है। तो जब डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो देखो ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर के साथ और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा बी वेक्टर के साथ, बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा ए वेक्टर के साथ और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होगा बी वेक्टर के साथ। तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर होता है ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का वर्ग, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे सूत्र हमने पढ़े हुए हैं। इसके बाद ये मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ये दोनों समान है 2 गुणा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा था पहला भाग। अब दूसरा जो भाग है वो क्या है आपका, देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का गुणा करना है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ में। बहुत आसान है, गुणा करना है सिर्फ, ठीक है, गुणा करना आपको आता है। तो ए वेक्टर का गुणा ए वेक्टर के साथ माइनस ए वेक्टर का गुणा बी वेक्टर के साथ माइनस बी वेक्टर का गुणा प्लस बी वेक्टर का गुणा ए वेक्टर के साथ और माइनस बी वेक्टर का गुणा बी वेक्टर के साथ बराबर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर होता है माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और ये प्लस में हो जाएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर और माइनस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का वर्ग, ठीक है। अब आपको पता है कि एक जैसे हैं
तो ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद मैग्नीट्यूड ए वेक्टर का स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का स्क्वायर, ये है आपका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक है, तो ये हमने हल किया उदाहरण संख्या 13। उदाहरण संख्या 13 दो सदिशों के अदिश गुणनफल से संबंधित। ये सारे सूत्र जो हैं आपको याद रखने हैं। ठीक है, इनसे संबंधित जो प्रश्नमाला आएगी वो प्रश्नमाला हम हल करेंगे और